नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार शांति समझौता हो गया है और आज हम सबसे पहले इसी समझौते की शर्तों को आपके लिए डिकोड करेंगे। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर फ्रांस में बैठकर हस्ताक्षर किए और ईरान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में बैठकर इस पर हस्ताक्षर किए। दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि यह ईरान की जीत है और अमेरिका की हार है, लेकिन यह जीत और हार इस समझौते की शर्तों में छिपी हुई है और आज हम सबसे पहले वही समझौता आपके लिए डिकोड करने वाले हैं ताकि आपको यह समझौता अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे आजकल विपक्षी पार्टियों में बगावत का मौसम चल रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरी बार टूटने वाली है। आज शिवसेना यूबीटी की संसदीय दल की बैठक में 9 में से सिर्फ 3 सांसद पहुंचे और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद अब उन्हें छोड़कर एनडीए में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं और यह किसी भी दिन हो सकता है। यह विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मेसी इस बार वर्ल्ड कप में कैसे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब से 5 दिन के बाद वो 39 साल के हो जाएंगे। इस उम्र में दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि जैसे जैसे मेसी की उम्र बढ़ रही है, मेसी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने अनुभव से, अपने दिमाग से और खेल की समझ से अपने विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अमेरिका और ईरान ने 14 पॉइंट्स के एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 17 जून को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके साथ ही यह समझौता अब लागू हो गया है। आमतौर पर जब भी ऐसा कोई समझौता होता है तो दोनों नेता एक दूसरे के साथ बैठकर हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन इस बार दोनों नेताओं के बीच लगभग 4,500 किलोमीटर की दूरी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ बैठे थे, जबकि ईरान के राष्ट्रपति ने अपने देश में बैठकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी दोनों नेता अलग अलग और एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे। अब इस समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप पैलेस ऑफ वर्साय की इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको इस समझौते के आपके लिए इस समझौते को डिकोड करेंगे। Yes. Bravo. You signed the deal? You signed the MOU? It's signed, yeah. It's signed? You signed it? You signed. What? You signed it. वैसे तो ये समझौता 14 पॉइंट्स का है, यानी इसमें 14 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपको हम इसकी 5 बड़ी बातें बताते हैं जिससे आपको ये समझौता समझ में आ जाएगा। इसमें क्या शर्तें हैं आप देख पाएंगे। पहला, ईरान ने 60 दिनों तक हॉर्मुज का रास्ता दोबारा खोलने और समुद्री जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया है, मतलब 2 महीने तक। दूसरा, ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ये युद्ध विराम लागू होगा, मतलब अब लेबनान में भी युद्ध रुक जाएगा, लेबनान में हमले रुक जाएंगे और यह युद्ध विराम लेबनान में लागू होगा और यह शर्त इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तीसरा, ईरान ने परमाणु हथियार अब न बनाने का भरोसा दिया है, वादा नहीं किया, भरोसा लेकिन जरूर दिया है कि हम अभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन यहां पर मेरा कहना यह है कि इस समय ईरान परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में भी नहीं है और अगर वो बनाना भी चाहे तो उसे कई वर्षों का समय अभी और लग जाएगा। इसलिए ईरान को ऐसा लगा होगा कि हम वादा नहीं करते, लेकिन भरोसा तो दे ही सकते हैं कि हम अगले कुछ समय तक
परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। चौथा, ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी युद्ध के दौरान वहां पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो वहां पर तोड़फोड़ हुई है, नुकसान हुआ है, उसे दोबारा ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए लगभग 28 लाख करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाया जाएगा। और पांचवी बात यह कि इसके बदले में अमेरिका ईरान को अपना तेल दूसरे देशों को बेचने की छूट देगा, जिससे ईरान अपना कुछ पैसा कमा पाएगा और ईरान पर लगे सैंक्शंस भी अब हटा दिए जाएंगे, जिनकी वजह से ईरान इतने वर्षों से बहुत परेशान चल रहा था और वो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। अब अमेरिका ईरान से अपनी नाकाबंदी हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के अंदर इसे पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। यानी 30 दिन के अंदर अंदर से अमेरिका की जो सेना है वो ईरान से और उसके आसपास से हट जाएंगी। समझौते के तुरंत बाद सऊदी अरब के 3 समुद्री जहाजों ने आज ही हॉर्मुज का रास्ता पार कर लिया। आप इसे हॉर्मुज के नक्शे पर देख सकते हैं कि कैसे समुद्री जहाज अब बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अब देखिए, यह हॉर्मुज का रास्ता है, ट्रैफिक खुल गया है, पहले जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब समुद्री जहाज वहां से गुजर रहे हैं। और यह दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी और शुभ खबर है कि हॉर्मुज का रास्ता खुल गया है। अब वहां से जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो गुजरने लगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने इस शांति समझौते को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया है। यानी वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस समझौते को देखे और इसके बारे में जाने, इसमें क्या लिखा है पूरी दुनिया को पता होना चाहिए और ये दोनों देशों के बीच कोई सीक्रेट बनकर ना रह जाए। ईरान इस शांति समझौते को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहा है, जिसे हम MOU कहते हैं। इसका मतलब होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पक्षों के बीच एक लिखित समझौता, जिसमें यह बताया जाता है कि वो किन किन बातों पर सहमत हैं। और अब इसी के आधार पर अगले 60 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझौता हो सकता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंतिम समझौता नहीं होता, फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता। उससे पहले एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पक्ष ये बताते हैं कि हम इन इन मुद्दों पर सहमति जताते हैं। अब इसके बाद हम और गहन चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर फाइनल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। और ये जो MOU हुआ है, आप इसे एक पूरा एग्रीमेंट नहीं, लेकिन एक आधा एग्रीमेंट कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है और ये 2 महीने तक चलेगी और इस दौरान और बातचीत की जाएगी और फिर फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। यानी अभी सिर्फ यह तय हुआ है कि आगे चलकर किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, अभी यह सहमति है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने इस समझौते का उल्लंघन किया तो अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला शुरू कर देगा, दोबारा से बमबारी शुरू कर देगा। And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon. ما در یک بازه 60 روزه که بلافاصله بعد از امضای این متن شروع میشه باید در مورد هم جزئیات مربوط به اجرای بخشایی از این سند کار بکنیم و هم در مورد 2 تا موضوع خیلی مهم، موضوع رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای. ما از اول اگه خاطرتون باشه تاکید کردیم که در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله صحبت نمی‌کنیم. قرار شد که تمرکز ما بر خاتمه جنگ باشه و این کار رو انجام دادیم. अब आपको ये बताते हैं कि ईरान ने कैसे युद्ध के बाद समझौते में भी अमेरिका को एक सरप्राइज दे दिया। अगर आप समझौते की शर्तों को देखें तो लगता है कि ईरान इस युद्ध का बाजीगर साबित हुआ है, जिसने हार कर भी जीत हासिल कर ली। ये वो बाजीगर है जो हार कर भी जीत गया। ईरान ने इस समझौते में इजराइल को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है और लेबनान पर इजराइल का हमला रोकने की शर्त भी इस समझौते में उसने शामिल करा ली है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि इस समझौते में यह बात शामिल की गई है कि अब लेबनान पर हमले रुक जाएंगे और ये जो युद्ध विराम है ये लेबनान पर और हिजबुल्लाह पर भी लागू होगा। और ये बात इजराइल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ईरान ये शर्त को मनवाने में कामयाब हो गया। इस समझौते में कुल मिलाकर 14 शर्तें हैं और इसमें से सिर्फ एक शर्त ईरान के खिलाफ जाती है और बाकी सब उसके पक्ष में ही लगती हैं। और वो शर्त यह है
कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना सकता। लगभग 47 वर्षों से ईरान पर अमेरिका के अलग अलग प्रतिबंध और सैंक्शंस लगे हुए हैं और अब अमेरिका उन्हें हटाने के लिए तैयार हो गया है। यानी इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा ईरान को ही हुआ है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ईरान आज तो वैसे भी स्थिति में नहीं है कि वो कोई परमाणु हथियार बना सके, इसलिए उसे ये लगा होगा कि कुछ दिनों के लिए समय खरीद लेते हैं, कह देते हैं कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाएंगे, ये भरोसा दे देते हैं। वादा तो उसने अब भी नहीं किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन युद्ध के बाद भी ना तो ईरान की सत्ता बदली और ना ही वहां की जनता ने उस सत्ता के खिलाफ कोई विद्रोह किया और ना ही ईरान ने आत्मसमर्पण किया। अमेरिका भी यही चाहता था और इजराइल भी यही चाहता था। इन दोनों की सेनाओं ने मिलकर ईरान पर हमला किया, फिर भी ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय ईरान पश्चिम एशिया में सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है और एक रीजनल पावर यानी क्षेत्रीय ताकत अब ईरान बन चुका है। असल में अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला करने के बाद ये समझ में आया कि ईरान अंदर से कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है, और ये दोनों ही देश बाहर बैठकर ईरान के बारे में जो सोच रहे थे, उनका जो आकलन था वो काफी हद तक गलत साबित हुआ। और पूरी दुनिया की जो राय ईरान के बारे में इस युद्ध से पहले बनी हुई थी, युद्ध के बाद वो राय बदल गई। पहले पूरी दुनिया ईरान पर आरोप लगा रही थी कि वो अपने लोगों का दमन कर रहा है। ईरान की जो सत्ता है उस पर आरोप लग रहे थे कि वो अपने यहां विद्रोह की आवाज को कुचल रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और कभी भी वो इस सत्ता को उखाड़कर फेंक सकते हैं। पूरी दुनिया में ये माहौल था। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, दुनिया की राय बदल गई और ईरान के वही लोग जो सड़कों पर उतरे हुए थे वो अपनी ही सरकार के पक्ष में आकर खड़े हो गए और उन्होंने बता दिया कि हम देशभक्त हैं, हम सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचेंगे, फिर ये सोचेंगे कि उस देश में किसकी सत्ता रहती है, किसकी सरकार रहती है। अब ईरान का विरोध करना उन देशों के लिए भी आसान नहीं होगा जो पहले अमेरिका के भरोसे ऐसा कर रहे थे। और ऐसा लगता है मानो ईरान इस युद्ध की प्रतीक्षा ही कर रहा था और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसे ये एक शानदार मौका दे दिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले ऐसी बातें हो रही थीं कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जब दुनिया के दूसरे देश मिसाइल्स रख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, तो फिर वो ईरान पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप की भी जो भाषा है वो रातों रात बदल गई है। Conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. I mean, I have guys. I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. Doesn't work that way, you know. It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles they hurt a little location, but they don't blow up the planet. यहाँ आपने अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ध्यान से सुना हो तो अब आप देखिए कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दुनिया का बॉस ही मानते हैं। हालांकि ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं और ईरान कैसे अमेरिका से अपनी शर्तें मनवाने पर कामयाब हो गया। इससे डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की कमजोरी पूरी दुनिया ने देख ली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज भी ये बात कहते हैं कि वही ये तय करेंगे कि कौन सा देश कौन सी मिसाइल रखेगा, कौन सा देश किसे तेल बेच सकता है, किसे नहीं, कौन सा देश कौन सा हथियार बना सकता है, कौन सा नहीं। आज भी वो यही सोचते हैं कि अमेरिका ही ये तय करेगा कि सऊदी अरब के पास कौन सी मिसाइल होगी, ईरान के पास कौन सी मिसाइल होगी और किसी और देश के पास कौन सी मिसाइल होगी, कौन सा देश कितने हथियार बना सकता है, रख सकता है और उनका कहां कहां पर प्रयोग कर सकता है। तो अमेरिका आज भी उसी जमाने में जी रहा है। लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और कहते हैं कि सबको अपना अपना अधिकार होना चाहिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सॉवरेन है, यानी हम आज़ाद हैं, लेकिन वो सब अमेरिका की इस दादागिरी को स्वीकार करते हैं। और आज भी अमेरिका ही दुनिया भर के देशों को यह बता रहा है कि किसके पास कौन सी मिसाइल आएगी और कौन सी नहीं। अब आपको ये दिखाते हैं कि फ्रांस के जिस
पैलेस ऑफ वर्साई में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जगह, ये पैलेस कितना ऐतिहासिक है। यहां दो बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। पहली, वर्ष 1871 में जर्मनी ने फ्रांस को युद्ध में हराने के बाद इसी पैलेस ऑफ वर्साई में इसका ऐलान किया था, जिसे उस समय फ्रांस का राष्ट्रीय अपमान माना गया था। और दूसरा, वर्ष 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के 1 साल के बाद इसी पैलेस ऑफ वर्साई में जर्मनी और उसके मित्र देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और इसे वर्साई की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसलिए कहा जाता है कि इस पैलेस ने यूरोप का पूरा नक्शा बदल दिया था। यह उसका गवाह रहा है। पैलेस ऑफ वर्साई फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास दुनिया के सबसे भव्य और प्रसिद्ध महलों में से एक है और इसमें लगभग 2000 कमरे हैं। यह सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि फ्रांस की शक्ति, फ्रांस की कला और उसके वैभव का एक शानदार प्रतीक भी माना जाता है। तो आज लगे हाथों हम आपको इस महल की कुछ भव्य तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की एक बड़ी वजह यह पैलेस ऑफ वर्साई में हुआ समझौता भी माना जाता है, क्योंकि इस समझौते के तहत जर्मनी पर एक तरफा शर्तें थोप दी गई थी। यानी जिस समझौते में पहले विश्व युद्ध को खत्म करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वही समझौता आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध की एक बड़ी वजह बन गया। तो क्या ईरान के साथ अगले युद्ध की स्क्रिप्ट भी इसी ऐतिहासिक पैलेस ऑफ वर्साई में लिखी गई है? और इसका जो इतिहास है वो बताता है कि एक युद्ध तो रुका, लेकिन उस समझौते की वजह से ही दूसरा युद्ध भी शुरू हुआ। ये इसका इतिहास बताता है। तो क्या इसी पैलेस में बैठकर ईरान के साथ शांति समझौते पर हुआ हस्ताक्षर आपको भविष्य के बारे में भी कुछ संकेत दे रहा है? ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। ये उस भरोसे की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को कल हैरान कर दिया। दो देशों के रिश्तों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब आपसी रिश्ते दो नेताओं के और विदेश नीति सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे और विश्वास पर टिक जाए। और भारत और अमेरिका के बीच वो व्यक्ति हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप में से बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान देख लिया होगा, लेकिन उस बयान के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है और आज हम उसी संदेश को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं, जिसे शायद दुनिया ने अभी तक इग्नोर कर दिया। फ्रांस में G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका भारत की मदद के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक। वैसे तो कूटनीति में अक्सर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत को लेकर उनके भरोसे का सबसे बड़ा आधार प्रधानमंत्री मोदी हैं। ट्रंप के इस ऑफर से पूरी दुनिया बहुत हैरान है और सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की गारंटी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई औपचारिक रक्षा समझौता भी नहीं है जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश उसकी रक्षा के लिए बाध्य हो। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की खातिर किसी भी युद्ध में भारत की मदद करने की यह बात कह दी, यह वादा कर दिया। यानी आज ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत भरोसा किसी भी बड़े समझौते से, द्विपक्षीय समझौते से बढ़कर है। एक बार फिर से मैं ये चाहूंगा कि आप राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को ध्यान से सुनिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked
we would be there to help him. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay? If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. तो ध्यान से राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात को सुनिए। वो कहते हैं कि भविष्य में अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका भारत की तरफ से लड़ेगा, भारत की मदद करेगा। लेकिन वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहते हैं, ये तभी तक लागू होगा। अगर उनकी जगह भारत का कोई और नया नेता आ जाता है, कोई नया प्रधानमंत्री आ जाता है, तो फिर वो ये गारंटी नहीं दे सकते। वो ये कह रहे हैं कि देन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर कोई दूसरा नेता आ जाता है प्रधानमंत्री पद पर, तो फिर वो इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं भारत के, तब तक अमेरिका भारत का साथ देगा। अगर कोई दोबारा से भविष्य में कोई युद्ध होता है भारत पर कोई हमला करता है, तो अमेरिका भारत की मदद करेगा। हालांकि इसे लेकर कोई भी औपचारिक समझौता दोनों देशों के बीच में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और अभी तक की जो विदेश नीति रही है अमेरिका की, उससे ये एक बहुत बड़ा डेविएशन है। मतलब उससे बिल्कुल अलग बात उन्होंने कही है। किसी भी देश की विदेश नीति का पहला सिद्धांत होता है कि देश स्थायी होते हैं और नेता अस्थायी होते हैं। नेता तो आते जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री पद पर आज कोई बैठा है, भविष्य में कोई और बैठेगा, लेकिन देश तो वहीं रहेंगे। लेकिन आज दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट हुआ है और यह है पर्सनल डिप्लोमेसी का। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, यह उस राजनीतिक ब्रांड की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता है। यह उसका प्रमाण है जिसे नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में अपनी मेहनत, परिश्रम और भरोसे के साथ बनाया है। विदेश नीति आमतौर पर दो देशों के रिश्ते और रणनीतिक साझेदारी पर टिकी होती है और यह हमेशा जो औपचारिक समझौते होते हैं दोनों देशों के बीच, जिसे हम बायलैटरल रिलेशनशिप भी कहते हैं और बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी कहते हैं, उन्हें देश फॉलो करते हैं। चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, अगर दो देशों के बीच में एक औपचारिक समझौता हो चुका है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, वो उसे फॉलो करते हैं। यानी देश इंपॉर्टेंट है, नेता नहीं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो स्वयं अपने देश की पहचान बन जाते हैं और आज दुनिया में जब भी भारत की चर्चा होती है तो उसके साथ ही नरेंद्र मोदी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। ट्रंप ने दरअसल भारत की नहीं बल्कि ब्रांड मोदी की ताकत को पहचाना और यह वही ब्रांड है जिसने भारत को वैश्विक मंचों पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। G20 की अध्यक्षता को जन आंदोलन जैसा स्वरूप दे दिया, क्वाड को एक नई ताकत दे दी, भारत को वैश्विक राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। दुनिया के नेता केवल देशों को नहीं पढ़ते, वो नेताओं की लोकप्रियता, फैसला लेने की उनकी क्षमता और उनके जन समर्थन को भी ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और ये सब में नरेंद्र मोदी दुनिया में इस समय नंबर 1 पर है। ट्रंप स्वयं राजनीति में ब्रांडिंग की शक्ति को समझते हैं और इसीलिए जब वो मोदी का नाम लेकर भारत के समर्थन की बात करते हैं तो वो एक तरह से ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि भारत की राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा चेहरा भी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर नेता अपने देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने देश का एक ब्रांड बन जाते हैं, अपने देश का एक चेहरा बन जाते हैं, अपने देश के पोस्टर बॉयज बन जाते हैं। कभी यह भूमिका किसी जमाने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल निभाया करते थे। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू किसी जमाने में ऐसे ही सिंगापुर का चेहरा बन गए थे, उनके पोस्टर बॉय बन गए थे। ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने भी कुछ इसी तरह की भूमिका ब्रिटेन के लिए निभाई, जब इनका चेहरा ही उनके देशों का चेहरा बन गया था। अगर आज के जमाने में देखें तो रशिया में भी ऐसा ही दिखाई देता है, जहां राष्ट्रपति पुतिन आज रशिया का चेहरा बन चुके हैं, फेस ऑफ रशिया बन चुके हैं। और भारत के संदर्भ में यह भूमिका अब नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। और यही कारण है कि ट्रंप का बयान केवल दोस्ती का बयान नहीं, ये उस वैश्विक राजनीतिक पूंजी की पहचान है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों में अपनी मेहनत से और भरोसे से अर्जित किया है। कूटनीति में व्यक्तिगत संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो तभी प्रभावी होते हैं जब उनके पीछे उनके देश की शक्ति
और उनके देश के लोगों का समर्थन खड़ा होता है। और शायद ट्रंप का संदेश यही है कि भारत एक बड़ी शक्ति है, लेकिन ब्रांड मोदी ने उस शक्ति को दुनिया के सामने कहीं ज्यादा प्रभावशाली बना दिया है। दुनिया भारत को सुनती है और भारत की आवाज में आज मोदी का चेहरा दुनिया को दिखाई देता है। ट्रंप ने यह बयान फ्रांस में दिया। इसका महत्व भी समझिए। अमेरिका और फ्रांस दोनों ही नेटो गठबंधन के सदस्य देश हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर अगर दूसरा देश हमला करे तो इस हमले को सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और सभी नेटो देश मिलकर उसका जवाब देंगे। हालांकि भारत नेटो का सदस्य नहीं है। वैसे ट्रंप के इस बयान से भारत में उन विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई होगी जो हर हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बिगड़ते रिश्तों की कामना करते रहते हैं। हर हफ्ते दुनिया को यह कहकर बहकाते हैं कि देखिए मोदी और ट्रंप की दोस्ती तो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खास तौर पर वो नेता जो हर बात पर ट्रंप का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ट्रंप अगर कह देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है तो वो भी कहने लगते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप अगर कहते हैं कि भारत के इतने जहाज ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए तो वो भी कहने लगते हैं कि हाँ इतने जहाज गिर गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे देश में खासतौर पर जो विपक्षी नेता हैं जो ट्रंप के नाम पर ही अपनी राजनीति की दुकानें आगे बढ़ा रहे थे और ट्रंप के जो बयान हैं उनको वो इस्तेमाल करते थे। अब जो कुछ कल हुआ फ्रांस में, अब कम से कम हमारे विपक्षी नेताओं की जो ट्रंप के नाम पर दुकानें चल रही थी वो काफी समय तक बंद हो जाएंगी। इन विपक्षी नेताओं के गले से ये बात नीचे ही नहीं उतर रही कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनका नाम लेकर इस तरह की सुरक्षा गारंटी कैसे दे सकते हैं। और साथ में यह भी कह दिया कि अगर कोई और नया नेता उनकी जगह आ गया तो फिर मैं कह नहीं सकता कि अमेरिका यह करेगा या नहीं। लेकिन विपक्षी नेताओं का दर्द सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ट्रंप ने अपने बयान में एक और बात कहकर इन नेताओं की तकलीफ को बहुत बढ़ा दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर भारत में प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई नया नेता आया तो उनकी नीति क्या होगी उसके बारे में वो कोई आश्वासन नहीं दे सकते। हमारे विपक्ष के जो नेता प्रधानमंत्री मोदी को ही भारत समझते हैं, असल में आपने देखा होगा हमारे विपक्ष के नेता हमारी राजनीति में अब भारत को ही मोदी समझने लगे हैं और मोदी को ही भारत समझने लगे हैं। और वो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की कोशिश में कई बार भारत पर ही हमला कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम भारत की बदनामी करेंगे तो मोदी की बदनामी होगी। इसलिए वो इस अंतर को भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं और देश अलग है, तो वो अपने देश का भी नुकसान कर देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करनी है। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं, राहुल गांधी जैसे, जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब उन्हें आज ये समझ में आ गया होगा कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं उनका ऐसा समर्थन नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है। अब विदेशों में भी यही हो रहा है। उनके लिए इस समय प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का मतलब है भारत से दोस्ती। इसीलिए ट्रंप भी साफ साफ कहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री पद पर मोदी बैठे हैं वो तभी तक की गारंटी ले सकते हैं। अब देखिए, अमेरिका पर एक बहुत बड़ा आरोप यह लगता है कि उसके लिए युद्ध भी एक व्यापार है। वो जहां भी युद्ध करता है चाहे वो हारे या जीते, लेकिन असल में जीत उसी की होती है क्योंकि उसके लिए युद्ध एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते में ईरान के रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण के लिए लगभग 28 लाख करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा। ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें लोगों या संस्थाओं का पैसा इकट्ठा करके उसे मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग जगह निवेश किया जाता है। 3 पॉइंट्स में 28 लाख करोड़ रुपए के इस फंड पर हम आपको न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का एक खुलासा दिखाते हैं। पहला, यह 28 लाख करोड़ रुपया अमेरिका का पैसा नहीं है, यह कोई मुआवजा भी नहीं है, यह कोई मदद का पैकेज भी नहीं है। यह पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों और इन्वेस्टर्स का एक फंड होगा। दूसरा, इन प्राइवेट कंपनियों और इन्वेस्टर्स से 28 लाख करोड़ रुपए के इस फंड का लगभग आधा यानी 14 लाख करोड़ रुपए का कमिटमेंट पहले ही मिल चुका है। पूरी दुनिया की अलग अलग कंपनियों ने इतना पैसा इन्वेस्ट करने का वादा कर दिया है। और तीसरा, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, खाड़ी देश और दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इस फंड में अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना है। यह पैसा ईरान में ऑयल और गैस रिफाइनरीज और युद्ध में नष्ट हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करने में खर्च किया जाएगा।
108 दिनों के ईरान युद्ध में अमेरिका ने लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अब उसी ईरान में इससे 10 गुना ज्यादा पैसा यानी लगभग 28 लाख करोड़ रुपए लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि ईरान में यह पैसा सिर्फ अमेरिका की कंपनियां नहीं लगाएंगी, इसमें दूसरे देशों की कंपनियां भी होंगी, खाड़ी देशों की कंपनियां भी होंगी। इसका मतलब है कि यह ईरान की मदद नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक नया बिजनेस मॉडल है। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से 38 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका शायद मुआवजा देने के बदले यह चाहता था कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिकी कंपनियां अब अपना पैसा निवेश करें और उसी से वो जमकर कमाई भी करें। अमेरिका ने पहले ईरान पर हमले करके उसकी सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया और अब ईरान के पुनर्निर्माण के नाम पर वो उसी ईरान से और ज्यादा पैसा कमाएगा। युद्ध और ताकत के दम पर अमेरिका जो हासिल नहीं कर पाया, उसकी भरपाई अब इस बिजनेस मॉडल से हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ईरान को यह पैसा तुरंत मिल जाएगा। ईरान को इस फंड का फायदा तभी मिलेगा जब वो समझौतों की सभी शर्तों को पूरी तरह से उनका पालन करेगा। आपको याद होगा, अमेरिका ने इसी साल वेनेजुएला में भी ऐसा ही बिजनेस मॉडल लागू किया था। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका की जेल में बंद कर दिया। वेनेजुएला दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है और वहां के तेल उद्योग को अमेरिका ने अब अपनी मुट्ठी में ले लिया है। वेनेजुएला की तरह ईरान में अमेरिका का सीधा कंट्रोल आसान नहीं होगा। वेनेजुएला में तो कर लिया, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान आज भी शक्तिशाली है, वहां पर अपनी सरकार है, उनकी अपनी सेना है जो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ईरान में पश्चिमी देशों और उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रभाव अब पहले के मुकाबले जरूर बढ़ सकता है। रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से लगातार हथियारों की मदद मिल रही थी। इसी दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक समझौता कर लिया। अमेरिका ने अपना यही वॉर बिजनेस मॉडल 2003 में इराक में भी लागू किया था। इराक युद्ध के बाद रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और ऐसी ही एक अमेरिकी कंपनी थी हैलिबर्टन, जिसे इराक में कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। लेकिन बाद में यह आरोप लगे कि इराक युद्ध से ऐसी अमेरिकी कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इन अमेरिकी कंपनियों ने इराक से सबसे ज्यादा पैसा कमाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के 16 देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका ने वर्ष 1948 में एक मार्शल प्लान लागू किया था। तब अमेरिका ने यूरोप में आज के हिसाब से लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। इस प्लान से अमेरिका को यूरोपीय देशों में आर्थिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली और इसीलिए आज भी यूरोप के देशों को अमेरिका आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी डोमिनेट करता है। अब आपको इस बात का जवाब देते हैं कि अमेरिका या पूरी दुनिया की ये कंपनियां ईरान में पैसा आखिर क्यों लगाएंगी और उन्हें क्या फायदा होगा। युद्ध के बाद इस समझौते से ईरान पर लगे सैंक्शंस अब हट जाएंगे और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ईरान में पहले तो प्रवेश करेंगी, जो कि अभी तक ईरान से बाहर थी, और फिर वहां जमकर पैसा लगाएंगी और फिर पैसा कमाएंगी। पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से ईरान की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, उनकी अर्थव्यवस्था में और पैसा आएगा। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और इसके बाद से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की ज्यादातर कंपनियां वहां से बाहर निकल गई थी और अमेरिका की कंपनियां तब से ही ईरान में बिजनेस नहीं करती। लेकिन अब यही कंपनियां दोबारा ईरान में अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, यानी ईरान के रूप में इन्हें एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा बिजनेस इनके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। ईरान में पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है और यह तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसलिए हो सकता है कि ईरान में ऑयल और गैस रिफाइनरीज में पैसा लगाने के बदले इन विदेशी कंपनियों को अगले कई वर्षों तक तेल और गैस की बिक्री में भी उनका हिस्सा मिलने लगे, कमीशन मिलेगा, कट मिलेगा। यानी विदेशी कंपनियां ईरान के पुनर्निर्माण में पैसा लगाएंगी और इसके बदले में लंबे समय तक वहां के ऊर्जा के कारोबार से मुनाफा भी कमाती रहेंगी। तो अगर आप अमेरिका को देखें तो दुनिया में इतना बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला को अमेरिका ने अब कंट्रोल कर लिया है। वेनेजुएला का सारा तेल अब अमेरिका से होकर गुजरेगा। अमेरिका तय करेगा कि वेनेजुएला किसे तेल बेचेगा, किसे नहीं, किस दाम पर बेचेगा। इसके बाद ईरान में इतना बड़ा तेल भंडार है और अब अमेरिका और अमेरिका की कंपनियां ईरान में भी घुस जाएंगी और अब
ईरान के तेल भंडार पर भी काफी हद तक अमेरिका अपना कंट्रोल जमाना जरूर चाहेगा। कितना हो पाएगा कह नहीं सकते, तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के इसी तेल पर भी रहेगी। वैसे तो इस समय भारत में गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में इस समय बगावत का मौसम चल रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूटने वाली है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है। आज शिवसेना यूबीटी ने दिल्ली के संसद भवन में संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। अपने संसदीय दल की बैठक उन्होंने बुलाई और इसके लिए सभी सांसदों को पहले से सूचना दी गई थी। कहा गया था कि भाई आपको इसमें आना है और इस बैठक में आना अनिवार्य है। इसके लिए बाकायदा व्हिप जारी की गई। लेकिन आज इस बैठक में उद्धव ठाकरे के लोकसभा के 9 में से सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे। राज्यसभा में शिवसेना यूबीटी के एकमात्र सांसद संजय राउत हैं। वो भी इस बैठक में थे और उन्होंने कहा कि जो सांसद इस बैठक में नहीं आए उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। संजय राउत ने बैठक में शामिल नहीं होने वाले सांसदों को आज धमकी भी दी है। हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी आज 11 बजे। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, अरविंद सावंत जी, राजाभाऊ वाजी, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण रहे। तो ये 3 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है। तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है। 4-5 एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। तो संजय राउत काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। बात बात पर अब उन्हें गुस्सा आ जाता है। कल जब वो प्रेस से बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक बोलते बोलते कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऐसी भाषा जो कि टीवी पर दिखाई नहीं जा सकती। आज भी जब वो बात कर रहे हैं तो धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ रहा है, धमकियां दे रहे हैं उन सांसदों को कि उनका अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जा नहीं पाएंगे और उन्हें अपने साथ सेना को लेकर जाना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। इस प्रकार की धमकियां उन्हें दे रहे हैं। अब इन्हीं धमकियों के बीच महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इन सभी 6 सांसदों को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है, ताकि अगर इनके ऊपर कोई हमला करवाया जाए, इनकी जान को कोई खतरा पैदा हो जाए तो इनकी रक्षा की जा सके। अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले में क्या बागी सांसदों के खिलाफ कोई संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है। संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, उसके मुताबिक कोई भी व्हिप केवल सदन की कार्रवाई के लिए ही जारी की जा सकती है, ना कि पार्टी की किसी आंतरिक बैठक के लिए। तो अगर सदन की कोई औपचारिक बैठक होने वाली है, लोकसभा की कोई औपचारिक बैठक होने वाली होती, तो उसके लिए व्हिप जारी की जा सकती है कि आपको आना अनिवार्य है। लेकिन अगर पार्टी की कोई अंदरूनी बैठक हो रही है तो उसके लिए व्हिप नहीं जारी की जा सकती। इसलिए ये जो व्हिप जारी की गई है, ये जो कहा गया है कि आना अनिवार्य है, जो नहीं आएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये संवैधानिक नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के गुट ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय करने का समर्थन करते हुए एक पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं और सूत्र तो ये कह रहे हैं कि यह पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंच गया है। इसकी पुष्टि अभी तक कहीं से नहीं हुई है, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इन 6 सांसदों ने यह कह दिया है
कि हम शिवसेना यूबीटी छोड़ रहे हैं और हम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के जरिए उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं। नियमों के मुताबिक किसी भी पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, 2/3 संख्या जरूरी है, वरना उस सांसद या उन सांसदों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। लोकसभा में इस समय उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, यानी संसदीय जो पार्टी है लोकसभा में जो उसके 9 लोग हैं, और 9 का 2/3 नंबर होता है 6, और इस समय ये बागी सांसदों की संख्या भी है 6, यानी इनके पास 2/3 नंबर है और ये कानूनी रूप से पार्टी को तोड़ सकते हैं या फिर दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन टाइगर जो है, इसमें एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के जो ये टाइगर्स थे इन्हें अपने पिंजरे में बंद कर लिया है और एक ही पिंजरे में वो इन सब टाइगर्स को बंद करके अपने साथ ले गए हैं। अगर ये 6 सांसद एक गुट की तरह किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो अब उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। शिवसेना का कहना है कि जो नेता उद्धव ठाकरे को छोड़कर आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वहीं कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि पार्टियों में तोड़फोड़ विपक्ष का मनोबल तोड़ने और एनडीए के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। मैं एक बात कह सकता हूं कि सांसद से लेकर आमदार तक और कॉरपोरेटर से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक उभाटा में जितने भी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, वे आज शिंदे साहब के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जता रहे हैं और शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जो लोग अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, जो शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। अच्छे लोगों का हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं है जो हम किसी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारा ऑपरेशन है कि हम जनता के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। हम किसी को कमज़ोर बनाने में काम नहीं करते, हम किसी के हाथों को अधिक मजबूत बनाने में फोकस ज़्यादा करते हैं। अभी एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी को तोड़ रहे हैं, पर इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये सब हमारी मनोबल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, पर हमारा मनोबल पर इसका कोई असर नहीं है। जिनको जाना है जाइए। जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति है। ये तो संविधान पर एक आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है। पार्लियामेंट का अंदर में जो आप देखते हैं वो तो मैं अलग से कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। किस एमपी का क्या व्यवहार है, अब संजय राउत जी ने क्या कहा है, अगर उसको मैं जवाब देकर के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक तरीके से सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, अपना भविष्य के लिए तय करते हैं। हर पार्टी का अपना काम करने का पद्धति होते हैं। अब मैं शिवसेना में कौन एमपी को क्या करना चाहिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, और हम तो पार्लियामेंट के समय में सब एमपी से सहयोग मांगते हैं। देश के लिए महत्वपूर्ण बिल जब हम लाते हैं पार्लियामेंट में, तो हम सारा पार्टी, सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हम सहमति लेना चाहते हैं, सबसे समर्थन मांगते हैं ताकि बिल पारित हो। हमारा तो सबसे अपील रहता है कि साथ दीजिए, सरकार का अच्छा काम है, साथ देना है, ये हमारा दायित्व है। लेकिन अब संजय रावत जो किसी को गाली देंगे, किसी को ब्लेम करेंगे, उसको जवाब देना हमारे लिए ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। ये 2/3 बहुमत की बड़ी बात हो रही है कि लोकसभा में एनडीए 2/3 बहुमत चाहता है, तो अब इसे डिकोड करते हैं। 2/3 बहुमत का एनडीए क्या करेगा? तो देखिए, लोकसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए, संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में 543 सीटें हैं और इसका 2/3 होता है 362 सीटें। इस समय लोकसभा में एनडीए के 313 सांसद हैं। इनमें एनसीपीआई के वो 20 सांसद भी शामिल हैं जो टीएमसी से बगावत करके हाल ही में इस पार्टी में शामिल हुए हैं।
इस समय एकनाथ शिंदे की पार्टी में 7 लोकसभा सांसद हैं और अगर इनमें 6 और सांसद शामिल हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुल मिलाकर 13 सांसद हो जाएंगे। इस तरह से लोकसभा में एनडीए के हो जाएंगे 319 सांसद। लेकिन 2/3 के आंकड़े से ये फिर भी 43 सीट कम रहेंगे, मतलब 43 का अंतर अब भी रहेगा। अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटती है तो पिछले 4 साल में ये उनकी पार्टी में दूसरी बड़ी बगावत होगी। इस समय लोकसभा में उद्धव ठाकरे के कुल मिलाकर 10 सांसद हैं, लेकिन इस विद्रोह के बाद सिर्फ 4 सांसद ही उनकी पार्टी में बचेंगे। वर्ष 2022 में जून के महीने में ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी और इस बार भी बगावत जून के महीने में ही हुई है और इसका सूत्रधार भी एकनाथ शिंदे को ही माना जा रहा है। यानी कल 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस है और उससे पहले फिर से पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया है। अब आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, उनकी आत्मा ये सब देखकर कितनी दुखी होती होगी। वो कैसे सोचते होंगे कि मैंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई शिवसेना, उसके बाद उस शिवसेना को मैंने अपने परिवार को सौंप दिया, अपने बेटे को सौंप दिया और उनके बेटे के रहते रहते ये पार्टी एक बार नहीं बल्कि 2 बार टूट गई है और अब ऐसी स्थिति में आ गई है कि ये लोकसभा में अगर ये इस बार भी टूटी तो लोकसभा में ये देश की सबसे छोटी पार्टियों में रह जाएगी। अब लोकसभा में इसके सिर्फ 3 सांसद बचेंगे और राज्यसभा में तो सिर्फ 1 सांसद इस पार्टी का बचा है। अब आपको एक मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के बारे में बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम का इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है आप टेलीग्राम पर हों, इसका इस्तेमाल भी करते हों और नाम तो नहीं तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग ऐप है। लेकिन जब आप टेलीग्राम के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप सोचते हैं कि ये एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जो बाकियों से कहीं ज़्यादा प्राइवेसी देता है। ये भी आप सोचते होंगे कि ये वही ऐप है जहां पर क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। ये वही ऐप है जहां पर फिल्मों और वेब सीरीज़ की पायरेसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उनके जो पायरेटेड वर्जन है वो भी टेलीग्राम पर ही आते हैं। ये वही ऐप है जहां ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी की जाती है। ये वही ऐप है जहां पर अश्लील वीडियोस के अलग चैनल बने हुए हैं और ये वही ऐप है जहां आतंकवादी भी अपनी जानकारियां शेयर करते हैं ये सोचकर कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है और ये प्राइवेसी देता है, इसलिए वो पकड़े नहीं जाएंगे। एक तरह से इस ऐप पर हर तरह के गैर कानूनी नेटवर्क काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग तो आज भी इसको एक मैसेजिंग ऐप की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो शायद दूसरे ऐप्स पर ना हो पाए, इसीलिए ये ऐप इतना बदनाम हो गया। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टेलीग्राम इतना बदनाम क्यों है? आज इसी को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीग्राम विवाद की आज की 3 बड़ी खबरें या अपडेट बताते हैं। पहला, भारत में 22 जून तक टेलीग्राम के बैन करने के मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी इस बैन को कोर्ट ने हटाया नहीं है। टेलीग्राम ने इस बैन के खिलाफ, सरकार के इस बैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी थी। 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम पर सरकार ने एक अस्थायी रोक लगा दी थी, जबकि उसके मैसेज एडिट की सुविधा को 30 जून तक के लिए उन्होंने बंद कर दिया। अब आप इसमें मैसेज एडिट भी नहीं कर सकते। दूसरा, गूगल ने टेलीग्राम ऐप को भारत में अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। तीसरा, इस पूरे विवाद पर टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव का कहना है कि टेलीग्राम पर बैन से भारत के 15 करोड़ से ज्यादा बेकसूर यूजर्स पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी क्या गलती है कि उनके लिए भी आपने इतनी मुसीबत पैदा कर दी? और इससे पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि अब पेपर लीक जैसे काम दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा इस टेलीग्राम के सीईओ का कहना है। अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में टेलीग्राम इतना बदनाम क्यों है और हर गैर कानूनी काम जब होता है तो उसके साथ टेलीग्राम का नाम क्यों जुड़ जाता है। चीन, ईरान, नेपाल और वियतनाम जैसे देशों में इस ऐप पर बैन लगाया जा चुका है, जबकि रशिया, ब्राजील, स्पेन, थाईलैंड जैसे कई देशों में टेलीग्राम पर कुछ समय के लिए अस्थायी बैन लगाया गया। टेलीग्राम के जरिए इन देशों में सरकार विरोधी एजेंडा चलाना, हेट स्पीच या प्रोपेगेंडा फैलाने, अश्लील कंटेंट शेयर करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों के आरोप में कार्रवाई की गई। टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को अगस्त 2024 में फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था।
फ्रांस की जांच एजेंसियों का कहना था कि टेलीग्राम पर कुछ लोग ड्रग्स की खरीद और बिक्री कर रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे हैं और टेलीग्राम पर कई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इस समय हो रहे हैं, चल रहे हैं। फ्रांस का आरोप था कि टेलीग्राम इन अपराधों को अपने इस ऐप से रोकने के लिए ना तो पर्याप्त कदम उठा रहा था और ना ही पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहा था और इसीलिए उन्होंने इसके फाउंडर को गिरफ्तार कर लिया। टेलीग्राम खुद को एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताता है जहां ज्यादा सुविधा और ज्यादा प्राइवेसी है। टेलीग्राम में 2 लाख यूजर्स का एक ग्रुप बनाया जा सकता है, यानी अगर आप एक ग्रुप बनाना चाहें तो उसकी जो लिमिट है वो 2 लाख है। 2 लाख लोगों का ग्रुप आप बना सकते हो, जबकि व्हाट्सएप में ग्रुप की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1000। इसी तरह टेलीग्राम के जरिए प्रीमियम सब्सक्राइबर्स 4 GB तक की फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में सिर्फ 2 GB तक की फाइल्स शेयर की जा सकती है। आज आरोप लगाया जाता है कि टेलीग्राम अब पायरेटेड मूवीज और वेब सीरीज का अड्डा बन चुका है। अब आप एक दिलचस्प आंकड़ा और देखिए। टेलीग्राम में वीडियो पायरेसी को लेकर इसी साल अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटीज ने एक रिसर्च पेपर जारी किया। दिसंबर 2023 से लेकर इस साल जनवरी तक के 1000 टेलीग्राम चैनल्स के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन चैनल्स में 2 लाख से ज्यादा पोस्ट शेयर की गई। इनमें 175 देशों की 19,000 फिल्म्स और टीवी शोज की पायरेसी की गई और इन पायरेटेड वीडियोस को, इन पायरेटेड फिल्म और टीवी शोज को 485 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और इससे कंटेंट बनाने वाली कंपनियों को लगभग 1,66,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2024 में अमेरिका में एक और रिसर्च में टेलीग्राम के 339 ऐसे चैनल्स का विश्लेषण किया गया जिनका इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए किया जाता था और इन चैनल्स के 2 करोड़ 38 लाख फॉलोअर्स थे। आज पूरी दुनिया में टेलीग्राम के लगभग 100 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि भारत में इसके लगभग 15 करोड़ यूजर्स हैं। 15 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। टेलीग्राम की स्थापना वर्ष 2013 में रशिया के 2 भाइयों ने की थी जिनके नाम हैं पावेल डुरोव और निकोलाई डुरोव। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने रशिया छोड़ दिया, बाहर चले गए और वो दुबई में शिफ्ट हो गए। टेलीग्राम का मुख्यालय अब रशिया में नहीं है बल्कि दुबई में है और क्वेश्चन पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम पर बैन का सभी लोग वैसे तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें भी राजनीति खोज ली। 17 जून को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टेलीग्राम का जो बैन लगाया गया है इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने लिखा, लाखों छात्र टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, अपने नोट्स और टेस्ट सीरीज शेयर करते हैं, अब उनसे यह सुविधा छीन ली गई है। राहुल गांधी वही बातें कर रहे हैं जो टेलीग्राम के फाउंडर कह रहे हैं। राहुल गांधी को टेलीग्राम बैन पर राजनीति करने से पहले उन छात्रों को भी जरूर सुनना चाहिए जो इस बैन का स्वागत कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स में जो एक्टिविटीज हो रही है उसको देखते हुए आई थिंक इट्स बेटर फॉर शॉर्ट टर्म कि उसको बैन कर दिया जाए, ताकि क्योंकि इतना बड़े लेवल का एग्जाम है और इतने सारे लोगों का करियर स्टेक पे है, तो आई थिंक अगर इससे थोड़ा बहुत भी उसके रिस्क कम होते हैं तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड डिसीजन। ये बेनिफिशियली है हमारे लिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती थी कि पेपर लीक का है तो सारे बच्चे वहीं लग जाते थे। ये अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ऐसे टेलीग्राम मेन चैनल की तरह काम कर रहा था ये सब लाइक पेपर लीक वगैरह को, और इस बार ऐसे ओपन चैलेंज भी रखा गया था तो स्टूडेंट्स के ऐसे फ्यूचर एग्ज़ाम के जो रीनीट हो रहा है उसमें रिस्क लेने से अच्छा है किसी अगर रिस्क ना ले और उसको बैन कर दिया जाए तब तक के लिए। आई थिंक तो बंद हो ही जाना चाहिए। अगर लाइक बार बार पेपर्स लीक हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट टाइम हुआ और फिर उसके बाद ऐसा रिपीट नहीं हुआ, रिपीट हुआ है, तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए टेलीग्राम को बंद कर देना सही है और फिर उसके बाद दोबारा से शुरू कर दो। जो लोग टेलीग्राम पर लगे इस बैन का विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि इस बैन से अपराध नहीं रुकेंगे बल्कि अपराधी दूसरे ऐप पर चले जाएंगे। पेपर लीक नहीं रुकेगा बल्कि दूसरे ऐप्स पर पेपर लीक होने लगेगा। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म पर संगठित तरीके से अपराध हो रहा है तो क्या सिर्फ इस डर से कार्रवाई ना करें कि अपराधी अब कहीं और भाग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे चोरी के अड्डे पर छापा मारने पर कोई कहे कि चोर यहां से भागकर दूसरी जगह चले जाएंगे तो छापा मारने का फायदा क्या, इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। टेलीग्राम के बैन होने पर अपराधियों का नेटवर्क जरूर टूटेगा, उन्हें परेशानी होगी। अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भी जाएंगे तो उनकी जो चेन है वो टूटेगी, इसमें उन्हें समय लगेगा, इसमें
उन्हें बहुत सारे और काम करने पड़ेंगे, जिससे कि काफी समय लगेगा और तब तक हमारा नीट का एग्जाम हो चुका होगा। हजारों गैर कानूनी चैनल्स बंद हो जाएंगे और उनके फॉलोअर्स भी आगे चलकर डरेंगे कि कोई ऐसा काम नहीं करना है। ऐसी कार्रवाई का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं होता, बल्कि यह संदेश देना भी होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपको प्राइवेसी का वादा कर रहा है तो उस पर छापे नहीं पड़ेंगे, उस पर एक्शन नहीं होगा। इसकी वजह से अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी अपने ऐप्स पर ज्यादा सख्ती बरतेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह कार्रवाई 23 लाख बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए की गई है, जिसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अब आखिर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक मेसी के बारे में आपको बताते हैं। उम्र बढ़ती है तो खिलाड़ी खत्म हो जाता है या फिर खतरनाक हो जाता है। आप क्या सोचते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ खिलाड़ी के साथ क्या होता है? वो खत्म होता है या खतरनाक होता है? फुटबॉल की दुनिया में एक बड़ी पुरानी मान्यता है कि खेल जवान पैरों का होता है। रफ्तार, फुर्ती और ताकत ही खिलाड़ी की असली पूंजी होती है। जब तक उसके पैर जवान हैं, जब तक उसका शरीर जवान है, तब तक वो सफल खिलाड़ी रहेगा। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो इस नियम को बदल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही महान खिलाड़ी की है और वो है अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी। अब से 5 दिन बाद वो 39 साल के हो जाएंगे, 39 ईयर्स। और इस उम्र में जब ज्यादातर खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, मेसी दुनिया को यह बता रहे हैं कि उम्र सिर्फ शरीर पर असर डालती है, दिमाग पर नहीं, और शरीर पर भी कुछ खास असर नहीं। एक समय था जब मेसी अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ दिया करते थे। विरोधी टीम के जो डिफेंडर्स होते थे वो कहीं पीछे छूट जाते थे। फुटबॉल उनके पैरों से ऐसे चिपकी रहती थी जैसे कोई जादू हो, जैसे कोई चुंबक लगी हो। लेकिन आज का मेसी अलग है। अब वो दौड़कर मैच नहीं जीतते, बल्कि सोचकर मैच जीतते हैं। और कहा जाता है कि महान खिलाड़ी वही होता है जो मैदान में वही देख ले जो बाकी खिलाड़ियों को कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के बाद दिखाई देता है। मेसी अब उसी स्तर पर पहुंच चुके हैं। वो विरोधी टीम की कमजोरी को पहले से ही डिकोड कर लेते हैं और खेल के पैटर्न को वो बाकियों से पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और बिना ज्यादा दौड़े पूरे मैच की दिशा बदल देते हैं। और यही कारण है कि आज भी युवा सुपरस्टार्स की चर्चा के बीच दुनिया की नजरें एक बार फिर से मेसी पर टिक गई हैं और वो इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने गोल्स की हैट्रिक मारी इस उम्र में भी, जब लोगों ने उनसे ये उम्मीद नहीं की थी। ये सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये जीवन का सबक भी है। जवानी में इंसान अपनी ताकत से जीतता है, उसे अपनी ताकत पर घमंड होता है। उम्र बढ़ने पर उसका अनुभव उसकी असली ताकत बन जाता है। शेर जब जवान होता है तो अपनी गति से शिकार करता है, लेकिन बूढ़ा शेर अपने अनुभव से जंगल पर राज करता है। मेसी हमें यही सिखा रहे हैं कि उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं, अगर अनुभव, धैर्य और समझ आपके साथ हो तो इंसान पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, सवाल यह है कि आपने अपनी उम्र से कितना सीखा। क्योंकि समय हर किसी की रफ्तार कम कर सकता है, लेकिन आपकी समझ को बढ़ा सकता है। और जब समझ बढ़ जाती है तब इंसान सिर्फ बेहतर नहीं होता, वो और भी घातक हो जाता है, जैसा कि मेसी इस समय कर रहे हैं। अगर आप मेसी को देखें तो जब मेसी अभी खेलते हैं तो वो एक शक्तिशाली खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही समझदार खिलाड़ी की तरह आजकल खेल रहे हैं। खेल को लेकर उनकी जो समझ है, खेल की रणनीति को लेकर जो उनकी समझ है, वो शायद इस समय खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। और वो उसी समझ को, उसी एक्सपर्टीज को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए 39 वर्ष की उम्र में भी मेसी किसी के हाथ नहीं आ रहे। वो आज भी वैसे ही सफल हैं जैसे कि वो पहले थे। वैसे ये भी बड़ा दिलचस्प है कि फुटबॉल के 2 बड़े नाम मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों ही इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। मेसी 39 साल के होने वाले हैं अभी कुछ दिनों के बाद, और रोनाल्डो की उम्र इस समय 41 साल है। लेकिन इस उम्र में भी वो फुटबॉल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों ने अपना पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप एक साथ वर्ष 2006 में खेला था, और हो सकता है कि ये दोनों इस बार अपना आखिरी वर्ल्ड कप भी एक साथ खेल रहे हों। हमने आज डिकोड की शुरुआत की थी अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबर से, लेकिन अब आपको यूक्रेन युद्ध की कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान में युद्ध समाप्त हुआ तो यूक्रेन और रशिया में और ज्यादा बढ़ गया। यूक्रेन ने आज रशिया की राजधानी मॉस्को की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से एक बड़ा हमला किया है।
इस हमले को इस वर्ष मॉस्को पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक बताया गया है। 2 दिन पहले 16 जून को भी इसी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। अब आप इस ड्रोन हमले की पूरी तस्वीर देखिए। तो अब आपका जो पूरा फोकस है वो ईरान से हटकर अब वापस रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर आ जाएगा। Ох, бля. Похоронилищу какому-то, сука. Бля. Оба народ. Сколько? Блядь, людей прямо. रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 500 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है और इसमें से 180 ड्रोन्स ने मॉस्को पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे रशिया ने मार गिराया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और काबिलियत खुद में हो तो दुनिया कद्र करती है। किसी के दाएं या बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नमस्कार।